आफ्टरनून, माई सेल्फ संजय मकवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट। ये आज का हमारा टॉपिक है जो कि डिज़ाइन कंपोनेंट का एक टॉपिक है MA 309 का। सबसे पहले अपन समझते हैं फटीग और एंड्योरेंस लिमिट को समझने से पहले अपन को साइक्लिक स्ट्रेसेस या कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस क्या होती है उसको समझना जरूरी है। तो उसको समझने के लिए अपन यहाँ पर देखिए एक बीम बनी हुई है, इसके ऊपर लोड लगा हुआ है P अमाउंट का। ये इसका जो सामने वाला फ्रंट है एलिवेशन बना हुआ है और ये इसका साइड व्यू है, राइट। और यहाँ इस साइड व्यू पे अपन ने क्योंकि ये बीम जो है वो सर्कुलर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर है, तो इसमें दो पॉइंट मार्क कर रखे हैं, एक अपर पॉइंट है A और एक लोअर पॉइंट है B। तो यहाँ देखिए आप, ये जो बीम है या शाफ्ट कह सकते हैं, बीम कह सकते हैं, ये बीच में जो देख रहे हैं आप ये एक्सिस है इसका। जब हम लोड लगाएंगे तो ये थोड़ी सी जो शाफ्ट है या बीम है ये थोड़ी सी बैंड हो जाएगी और बैंड होने के कारण इसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। जो स्ट्रेसेस है इसमें दो तरह के आएंगे। जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्सिस देख रहे हैं आप, इससे लेकर ऊपर की तरफ जो आउटरमोस्ट इसकी जो लेयर है या फाइबर है, लेयर्स को फाइबर्स बोलते हैं अपन। तो यहाँ से ऊपर की जो फाइबर है इसमें जो स्ट्रेसेस आएंगी इस लोड की वजह से वो आएगी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और सेंट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ जो ये जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो स्ट्रेसेस आएंगी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, उससे जो फाइबर्स है उसकी लेंथ जो है लंबाई वो कम हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ इस एक्सिस से लेकर ऊपर तक इस लोड की वजह से इनकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और इस एक्सिस से नीचे की तरफ जो है इसमें जो स्ट्रेस आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेसेस होगी इस लोड की वजह से। और इन फाइबर्स की, इसमें जो लेयर्स होती हैं उसको अपन फाइबर्स बोलते हैं। इन फाइबर्स में जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी उसके कारण जो फाइबर्स की लेंथ है वो नीचे वाले उसमें बढ़ जाएगी, राइट। तो इनकी लेंथ तो बढ़ जाएगी और इसकी लेंथ जो है ऊपर वाले फाइबर्स की इनकी कम हो जाएगी इस लोड की वजह से। अब इसको अपन रोटेशन देते हैं, इसको अपन रिवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इसको अपन रोटेट करेंगे, अब अपन साइड व्यू में देखते हैं इसको, तो ये जो A पॉइंट है ये घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर। और ये जो B पॉइंट है ये घूम के ऊपर की तरफ जाएगा। इससे होगा क्या कि जो ऊपर वाले फाइबर्स थे जिनमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थी वो जब नीचे आएंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस हो जाएंगी और उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। और जो B पॉइंट है वो जो ऊपर की तरफ जाएगा तो जिसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस थी वो कंप्रेसिव हो जाएगी और उनकी लेंथ घट जाएगी। तो जैसे जैसे ये रोटेशन चलता रहेगा वैसे वैसे ये बार बार ये स्ट्रेसेस जो है वो अपना नेचर जो है बदलेंगी। कंप्रेसिव से टेंसाइल, टेंसाइल से कंप्रेसिव, कंप्रेसिव से टेंसाइल, टेंसाइल से कंप्रेसिव, कंप्रेसिव से जिस तरह ये रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, उस तरह स्ट्रेसेस बार बार अपना नेचर चेंज करेंगी। तो इस तरह की जो स्ट्रेसेस होती हैं जो बार बार कभी कंप्रेसिव से टेंसाइल, टेंसाइल से कंप्रेसिव, कंप्रेसिव से टेंसाइल, इस तरह से जो होता है, इन स्ट्रेसेस को अपन बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हो गई। पहले कंप्रेसिव थी वो टेंसाइल हो गई, जो टेंसाइल थी वो कंप्रेसिव, तो कंप्लीटली रिवर्स। और साइक्लिक स्ट्रेसेस जिनकी साइकिल रोटेशन के साथ बदलती जाएगी और घूम घूम के वो वापस रिपीट होती जाएगी। तो इसी कारण इसको रिपीटेड स्ट्रेसेस भी कहा जाता है, बोलते हैं। तो ये अपन ने समझा कि कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस क्या होती है। अब फटीग क्या होता है उसको अपन एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से और समझने की कोशिश करते हैं। कि देखिए ये एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसको अपन ने मिरर पॉलिश करके एक्यूरेट साइज का इसको अपन ने लगाया हुआ है। रोटेटिंग बीम मेथड में इसको लगाया है, फटीग टेस्टिंग मशीन में इसको लगाया हुआ है। और इसको समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि फटीग क्या होता है। जो फटीग होता है वो एक्चुअली व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड, जब एक मटेरियल जो है, जैसे ये कंपोनेंट है या मटेरियल है, ये एक सब्जेक्टेड टू रिवर्स स्ट्रेसेस, जैसे मैंने अभी बताया, जब भी कोई कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू रिवर्स स्ट्रेसेस उस पर आती है, देन द मटेरियल और द कंपोनेंट विल फेल बिलो द यील्ड पॉइंट स्ट्रेसेस। वो कंपोनेंट जो है यील्ड पॉइंट जो स्ट्रेसेस है उससे पहले ही फेल हो जाता है, और इस तरह के जो फेलियर को अपन फटीग फेलियर बोलते हैं। कहने का मतलब है कि फटीग फेलियर के अंदर किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं आता। इसमें जो फेलियर होता है वो अचानक से हो जाता है एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के बाद में।
वो डिपेंड करता है लोड के ऊपर। तो जैसे एक स्पेसिमेन या प्रोडक्ट है या कंपोनेंट है, उसके जो नॉर्मल रिवॉल्यूशन है वो होता है 10⁻6 मिलियन रिवॉल्यूशन। अगर नॉर्मल लोड पे एक नॉर्मल रोटेशन पे अगर अपन देखें तो 10⁻6 मिलियन रिवॉल्यूशन एक कंपोनेंट अपनी 90% लाइफ कवर कर लेगा। 90% वो अपनी लाइफ कंपोनेंट जो है वो पूरी कर लेगा। इसके बाद इतने रिवॉल्यूशन 10⁻6 मिलियन रिवॉल्यूशन, इसके बाद उसमें फेलियर होगा। 90% ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट विल ओवर आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। इतने रिवॉल्यूशन के बाद हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट की 90% लाइफ ओवर हो गई है और उसके बाद वो कभी भी फेल हो सकता है, और वो फेलियर फटीग फेलियर के नाम से अपन जानते हैं। अब ये कंपोनेंट है, तो इसको समझने के लिए अभी अपन इस कंपोनेंट को देखते हैं। तो देखिए इस कंपोनेंट पे अपन ने इसको रोटेशन देना चालू करा, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था वही इसमें होगा कि इसमें जो लोड लगाएंगे अपन और उसके कारण जो स्ट्रेसेस आएंगी वो बार बार अपना नेचर चेंज करेंगे। तो ये रिपीटेड स्ट्रेसेस है, और अगर इसमें अपन लोड नॉर्मल लगाते हैं, डिजाइन लोड लगाते हैं, तो ये 10⁻6 मिलियन रिवॉल्यूशन तक तो रोटेट करेगी। और उसके बाद क्योंकि इस इतने रिवॉल्यूशंस के बाद 90% इसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद इसमें इसकी सरफेस पे जहाँ कहीं भी इसमें जो रफ सरफेस है, वीक सरफेस है, रफ सरफेस है, वहां पर फाइन माइक्रोस्कोपिक होल या छेद अपन जिसको कहते हैं, वो जो बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, वो मिलके इतने रिवॉल्यूशंस के बाद वो मिलके एक क्रैक्स डेवलप करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और सरफेस पे धीरे धीरे वो क्रैक्स डेवलप होंगे, राइट। और वो क्रैक जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता जाएगा वैसे वैसे वो फैलेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, और इतने रिवॉल्यूशंस के बाद जब वो प्रोग्रेस करेंगे तो अचानक से उसका पायरन इंडिकेशन कुछ नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फटीग फेलियर में इंडिकेशन नहीं मिलता, तो वो क्रैक्स जो है फैलेंगे और अचानक से इसका फेलियर हो जाएगा। तो ये जो फेलियर है, इस फेलियर को अपन बोलते हैं फटीग फेलियर। जो फटीग फेलियर है वो किस तरह के कंपोनेंट्स में आता है, जिनमें अपन साइक्लिक स्ट्रेसेस आती हैं, जैसे शाफ्ट, एक्सेल, स्प्रिंग, बियरिंग, राइट। इस तरह की जो जिनमें रिवॉल्यूशंस होता है, रोटेशन, ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उनके अंदर इस तरह का जो फेलियर होता है वो फेलियर फटीग फेलियर कहलाता है। और ये होता क्या है, ये रिपीटेड स्ट्रेसेस की वजह से। अब इसमें एक चीज यहाँ और समझ लेते हैं, अगर अपन यहाँ लोड बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ लोड बढ़ाते हैं अगर अपन, राइट, तब क्या होगा, यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं अपन कि इस ग्राफ में एक तरफ तो स्ट्रेसेस है और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ साइकिल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स है, इस तरफ तो ये बढ़ रही हैं और यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब अगर यहाँ पर अपन लोड बढ़ाते हैं तब क्या होगा कि स्ट्रेस बढ़ेगी। जब स्ट्रेस बढ़ेगी तब क्या होगा कि जो फेलियर है इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के कारण जो फेलियर है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए आप, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फेलियर, नंबर ऑफ साइकिल जो है वो बहुत कम चलेगा और फेलियर्स का जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने उसमें लोड बढ़ा दिया है जिसके कारण स्ट्रेस उसमें बढ़ गई है। अगर हम इसको लोड को कम करते जाएं तो डेफिनेटली स्ट्रेसेस भी कम होंगी कंपोनेंट के अंदर। अब जब स्ट्रेसेस कम होगी तो उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ेंगे, वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वो फेल वो बहुत बाद में होगा, लेट होगा। तो अगर अपन स्ट्रेसेस को कम करते जाएं, स्ट्रेसेस कब कम होगी, जब अपन लोड को कम करेंगे। यहाँ पर लोड को अपन कम करते जाएंगे तो क्योंकि लोड की वजह से स्ट्रेसेस आती हैं उसके अंदर, तो जब अपन लोड कम करते जाएंगे तो स्ट्रेसेस कम होते जाएगी। जब स्ट्रेसेस कम करते जाएंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको मैंने यहाँ बताया था मिलियन रिवॉल्यूशन, ये बढ़ते जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोलते हैं कि अगर किसी कंपोनेंट में अपन स्ट्रेसेस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं दें, राइट, अगर अपन किसी कंपोनेंट में स्ट्रेसेस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं दें तो व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ मिलियन रिवॉल्यूशन विल रोटेट द कंपोनेंट, फेलियर विल नॉट ऑकर। हम ये कह सकते हैं इसको कि अगर अपन किसी कंपोनेंट में स्ट्रेसेस को एक मिनिमम लेवल से नीचे रखें, उससे ऊपर नहीं होने दें, तो कितने भी नंबर ऑफ मिलियन रिवॉल्यूशन हो जाए वो कंपोनेंट फेल नहीं होगा
और वो जो लिमिट है अगर उससे अपन रखते हैं तो वो जो लिमिट है वो लिमिट कहलाती है एंड्योरेंस लिमिट, जिसको अपन फटिग लिमिट भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अपन इस कंपोनेंट में स्ट्रेसेस बढ़ने न दें, एक लिमिट तक, लिमिट के ऊपर स्ट्रेसेस बढ़ने ना दें, तो वो जो लिमिट है वो एंड्योरेंस लिमिट है। और उसके अगर ऐसा होता है, अगर स्ट्रेसेस को अपन नीचे रख पाते हैं, कम रख पाते हैं, बिलो अ पर्टिकुलर लेवल, बिलो अ पर्टिकुलर मार्क, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, ये फेल ही नहीं होगा, काफी टाइम तक ये चलेगा और वर्क करेगा कंपोनेंट। तो इसको अपन ने जैसे ग्राफ के थ्रू देखा, तो ये वो लिमिट है जिसको अपन एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। अगर इससे नीचे अपन स्ट्रेसेस को रखें इस कंपोनेंट के अंदर, तो ये कंपोनेंट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10⁶ से भी ज्यादा रिवॉल्व करेगा और फेल नहीं होगा। इसी को अपन एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, फटीग लिमिट बोलते हैं, जो अपन ने इस ग्राफ में देखा। लेकिन रिवर्स बेंडिंग के लिए अपन इसको एंड्योरेंस लिमिट बोलेंगे, और बाकी दूसरी लोडिंग के लिए अपन इसको बोलते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ। एक ही बात है, लोडिंग के हिसाब से इसका नाम चेंज हो गया। रिवर्स बेंडिंग के लिए अपन इसको एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं, और दूसरी एक्सियल लोडिंग या शेयर लोडिंग के लिए अपन इसको एंड्योरेंस स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अपन इसको स्पेसिमेन के माध्यम से अपन ने इसको समझा। अब अपन ये चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि फटीग जो है उसके ऊपर, फटीग लोडिंग के ऊपर, एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर लोडिंग का या दूसरे फैक्टर्स जो है उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 अपन एक एक से समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कि लोड फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ेगा, कि लोड फैक्टर अपने पास 3 तरीके लोडिंग होती है। एक होती है रिवर्स बेंडिंग, एक होती है एक्सियल लोडिंग, और एक होती है शेयर लोडिंग। अगर अपन रिवर्स बेंडिंग की बात करें तो देखिए, एंड्योरेंस लिमिट को अपन FE से शो करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ ग्राफ में भी देखेंगे जो मैंने बताया था, ये लिमिट है जिससे नीचे अगर स्ट्रेसेस रखेंगे अपन तो फेलियर नहीं होगा। तो ये जो लिमिट है इसको अपन बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, और इसको अपन शो करते हैं FE से। ये इसका सिंबल है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एंड्योरेंस लिमिट है, इसको अपन FE से शो करते हैं। और अगर अपन इफेक्ट की बात करें आप, तो लोड फैक्टर सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोड फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर्स बेंडिंग लोड की, रिवर्सिबल बेंडिंग लोड की। तो देखिए, रिवर्सिबल बेंडिंग लोड के लिए FEB लिखा मैंने इसको, और ये जो है ये है फटीग एंड्योरेंस लिमिट का सिंपल वो। तो जब इसको अपन मल्टीप्लाइड करेंगे फैक्टर से, ये तो यहाँ पर अपन ने इसको मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ये है KB, ये रिवर्स बेंडिंग का लोड का फैक्टर है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यहाँ पर KB की जो वैल्यू है वो है 1। तो जब ये मल्टीप्लाइड होगा तो FEB कितना हो जाएगा, FE के बराबर। ये यूनिट होती है इसकी वैल्यू। और अगर अपन वहीं पे लोड फैक्टर, अगर अपन एक्सियल लोड लेते हैं, इस पे एक्सियल लोड लग रहा है, तो यहाँ पर FEA लिखेंगे अपन, और यहाँ पर एक्सियल लोड वाले फैक्टर से मल्टीप्लाइड करेंगे KA, जिसकी वैल्यू होती है 0.8। और इसी तरीके से कि जब अपन शेयर लोडिंग की बात करेंगे तो इसका फैक्टर जो होता है वो होता है KF, और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। तो जो भी इनके लोड फैक्टर्स हैं उससे अपन एंड्योरेंस लिमिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया हमारे पास एंड्योरेंस लिमिट आ जाती है जो कि लोड फैक्टर को कंसीडर करके ली हुई होती है। अब इसके आगे अपन दूसरा फैक्टर देखते हैं कि दूसरा फैक्टर कौन सा है। इसके लोड फैक्टर के बाद दूसरा फैक्टर जो इफेक्ट करता है एंड्योरेंस लिमिट को, वो है सरफेस फिनिश फैक्टर, जिसको अपन K सरफेस SUJ लिखते हैं। तो अभी अपन ने देखा था FEB और FE इंटू KB, राइट। अब अपन देखते हैं सरफेस फिनिश फैक्टर का। तो सरफेस फिनिश फैक्टर का कैसे प्रभाव पड़ता है कि जितना ज्यादा अपन इसको पॉलिश स्पेसिमेन लगाएंगे, चमका के लगाएंगे, मिरर स्पेस बनाएंगे, उतना ही इसके मिलियन रिवॉल्यूशंस बढ़ेंगे, उतना लेट इसका फेलियर होगा। जितना ज्यादा रफ सरफेस होगी उतना ज्यादा इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, जल्दी क्रैक्स डेवलप होंगे, और उतनी जल्दी इसका फेलियर होगा। तो यहाँ पर अपन जितना इसको सरफेस को फिनिश करेंगे उतना ज्यादा ये वर्क करेगा, उतना ज्यादा मिलियन रिवॉल्यूशन तक ये काम करेगा, और फेलियर इसका बहुत लेट होगा। तो सरफेस फिनिश फैक्टर का अगर अपन इसमें गुणा करें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए,
एस जेड, ये सरफेस फिनिश फैक्टर का अपन ने इसमें और मल्टीप्लीकेशन कर दिया एंड्योरेंस लिमिट में। पहले अपन ने रिवर्स बेंडिंग के लिए किया था, फिर इसी के साथ अपन ने सरफेस फिनिश फैक्टर को और मल्टीप्लाई कर दिया। तो सरफेस फिनिश जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है फटिग जो है वो कम होगा और उतना ज्यादा मिलियन रिवॉल्यूशन वो कंपोनेंट जो है वो ज्यादा चलेगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं सरफेस फिनिश फैक्टर के बाद एक फैक्टर और है, जैसे अपन उसको बात करते हैं, वो है रिलायबिलिटी फैक्टर KR। तो इसके भी जो लोड फैक्टर की जो वैल्यू है उससे भी ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे KR, ये रिलायबिलिटी फैक्टर है। फिर रिलायबिलिटी फैक्टर के बाद एक होता है टेम्परेचर फैक्टर, तो टेम्परेचर फैक्टर का होता है KT, और एक होता है इम्पैक्ट लोड फैक्टर, तो उसको भी अपन मल्टीप्लाइड कर देंगे KI। तो ये देखिए आप, पहले अपन ने बात करी बेंडिंग रिवर्स लोड की, फिर सरफेस फिनिश फैक्टर की, और एक होता है साइज फैक्टर। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको अपन सरफेस फिनिश है तो SF हो जाएगा। ये साइज फैक्टर जो होता है, जैसे जैसे अपन कंपोनेंट का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो एंड्योरेंस लिमिट है वो रिड्यूस होगी, तो उसका फैक्टर भी इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर FEB इजिकल्स टू FE इंटू पहले लोड फैक्टर KB, फिर सरफेस फिनिश फैक्टर, फिर उसके बाद में साइज फैक्टर का SZ, ये साइज फैक्टर के लिए, KR ये रिलायबिलिटी फैक्टर के लिए, KT टेम्परेचर फैक्टर के लिए, और KI जो है इम्पैक्ट लोडिंग के लिए। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला एक आ गया एंड्योरेंस लिमिट का, जिसको अपन FB नहीं कह के FE डैश कहेंगे। सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड करने के बाद जो नया हमारा एंड्योरेंस जो इफेक्ट आएगा इन फैक्टर्स का नए एंड्योरेंस लिमिट के ऊपर, वो आएगा FEZ। तो इस तरीके से अपन उसको समझ सकते हैं कि कौन कौन से इसमें फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं और उनका क्या प्रभाव उसमें पड़ता है। तो इसके माध्यम से अपन ने समझा कि फटीग और एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है और किस तरीके से वो किसी कंपोनेंट में इफेक्ट करती है। एक्चुअली फटीग जो है वो उन कंपोनेंट में होता है जिनके अंदर रिपीटेड साइक्लिक स्ट्रेसेस आती हैं, और ऐसी स्ट्रेसेस जो आती है वो कंपोनेंट है एक्सेल, शाफ्ट, स्प्रिंग, बियरिंग, जिनमें ये इस तरह की रिवर्स स्ट्रेसेस आती है, और उसमें जो लाइफ होती है कंपोनेंट की वो मिलियन रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करती है। और वो फेलियर एकदम से नहीं होता जैसे आम लोडिंग्स के अंदर होता है, एक्सेल लोडिंग या दूसरी लोडिंग के, क्योंकि रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इसके अंदर जो फेलियर है वो धीरे धीरे होता है और एक सर्टेन लिमिट के बाद होता है, और उस लिमिट को जो अपन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया आपको कि उस लिमिट को अपन बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट, कि अगर अपन स्ट्रेसेस का जो वैल्यू है उसको अपन बढ़ने नहीं दें एक लिमिट से, उसको नीचे रखें, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो मिलियन से 10⁶ मिलियन रिवॉल्यूशन से भी ज़्यादा रोटेट कर सकता है, और उसकी जो वर्किंग है वो और ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से देखिए अपन ने समझा कि फटीग और एंड्योरेंस लिमिट ये क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू।